Hello everyone, welcome back to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to solve NCERT exercise 12.1 of chapter Surface Areas and Volumes, which is from class 10 NCERT Math. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 12.1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। Two cubes each of volume 64 cm cube are joined into inch. Find the surface areas of the resulting cuboid. यानी दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ दो क्यूब्स को उनके इंड टू इंड जो फेसेज हैं उन्हें हम जोड़कर क्या कर रहे हैं, एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो क्यूब है, क्यूब यहाँ है और एक क्यूब यहाँ है। दोनों क्यूब को एक दूसरे से जोड़ा गया है। जो इसका एक फेसेज जो यहाँ मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फेसेज कॉमन फेसेज है, यानी दोनों क्यूब में ये फेसेज अवेलेबल है। यानी इस क्यूब के लिए भी यही फेसेज है और इस क्यूब के लिए भी यही फेसेज है। दोनों क्यूब के लिए एक ही फेसेज क्या है, कॉमन है। यानी इसी कॉमन फेसेज की मदद से दोनों क्यूब को हमने क्या कर लिया है, जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद यह जो हमें सॉलिड प्राप्त हुआ है, ये सॉलिड क्यूबॉइड है, यानी घनाभ है। देख सकते हैं आपको क्या मिला है, घनाभ मिला है। यानी दो क्यूब हमने जो जोड़ा है एक ही फेसेज के मदद से, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यही फेसेज से दोनों क्यूब को जोड़ा गया है, यानी ऐड किया गया है। तो हमें जो रिजल्टिंग जो सॉलिड मिला है उसका नाम है क्यूबॉइड। यानी जो हमें परिणाम में, यानी दोनों घनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम स्वरूप हमें ठोस मिला है, उस ठोस का नाम है घनाभ। और ये हमें घनाभ जो मिला है, इसी घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जो हमें रिजल्ट में जो क्यूबॉइड मिला है, इस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया प्राप्त करना है। मतलब हमें सरफेस एरिया निकालना है। यानी दो घनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम स्वरूप हमें जो ठोस प्राप्त हुआ है, उस ठोस का नाम है घनाभ। और इसी घनाभ ठोस का ही हमें सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। और इसमें क्वेश्चन में यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों क्यूब को हमने एक ही फेसेज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसी फेसेज के द्वारा दोनों क्यूब को जोड़ा गया है। और ये दोनों क्यूब का अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ है, जो कि है 64 cm क्यूब। मतलब इस क्यूब का भी जो वॉल्यूम है वह 64 cm क्यूब है और इस क्यूब का भी जो वॉल्यूम है वह 64 cm क्यूब है। यानी इस घन का भी जो आयतन है वह 64 cm क्यूब है और इस घन का भी जो आयतन है वो भी कितना है, 64 cm क्यूब है। मतलब दोनों घन का जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वह 64 cm क्यूब है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब आपको ये रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, नहीं पता करना है। यानी जो परिणाम स्वरूप दोनों घनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम स्वरूप हमें जो घनाभ मिला, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त करना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। आप फिगर में देख सकते हैं कि जब हमने दोनों क्यूब को जोड़ा है एक ही फेसेज के द्वारा, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो क्यूब का एज था वह इसका लेंथ बन चुका है। यानी एक क्यूब का जो एज है यानी भुजा है वह ये है और इस क्यूब का भी भुजा ये है। यानी भुजा मतलब एज यानी ए। यानी इस क्यूब का जो एज है यहाँ तक है, फिर इस क्यूब का भी एज यहाँ तक है और दोनों क्यूब के एज को हमने जोड़ा तो ये पूरे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का यानी परिणाम स्वरूप जो घनाभ मिला है उसका ये क्या बन गया, लेंथ बन गया। क्या बन गया, लेंथ बन गया। यानी ये क्यूबॉइड का क्या बन गया, लेंथ। यानी दोनों एजों को जोड़ने के बाद जो हमें ये एज प्राप्त हुआ, जो भुजा प्राप्त हुआ, वह भुजा क्यूबॉइड का लेंथ बन गया। क्या बन गया, लेंथ, जो कि a प्लस ए होगा यानी 2a होगा। मतलब आपको इसका एज और इसका एज क्या हो गया, जुड़ गया। यानी ये 4 cm है यहाँ से यहाँ तक और ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 cm, तो ये भी 4 cm और ये भी 4 cm। 4 cm कितना हो गया, 8 cm। यानी इस क्यूबॉइड का जो लेंथ हो गया वो कितना cm हो जाएगा, 8 cm। और इसका ये जो ब्रीथ है, यहाँ भी आप ब्रीथ देख सकते हैं, दोनों ब्रीथ जैसा है वैसे ही रहा, यानी अनचेंज रहा। यानी क्यूबॉइड बनने के बाद भी, यानी दोनों क्यूब के मिलाने के बाद इसके ब्रीथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रीथ जो है जैसा का तैसा ही रहा, मतलब ब्रीथ जो है अनचेंज रहा। यानी ब्रीथ अभी भी कितना cm है, 4 cm ही है, क्योंकि आप जानते हैं क्यूब के सारे एजेस इक्वल होते हैं। तो ये 4 cm है तो यहाँ भी क्या है, 4 cm है। यानी इसका ब्रीथ जो है वह 4 cm का 4 cm ही रहा। और इसका हाइट जो है यहाँ पर है और यहाँ भी आप देख सकते हैं हाइट है, ये भी अनचेंज रहा, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये भी कितना cm रहा, 4 cm रहा। तो आप देख सकते हैं इस क्यूबॉइड का लेंथ हो गया 8 cm और इसका जो ब्रीथ है वो हो गया 4 cm और ये जो हाइट है इसका ही हो गया 4 cm। यानी इस घनाभ का लंबाई हो गया 8 cm और इसका चौड़ाई हो गया 4 cm और इसका ऊंचाई हो गया 4 cm। तो चेंज क्या हुआ, तो सिर्फ यहाँ चेंज हुआ लंबाई यानी लेंथ। यानी इसका जो 2 बार भुजा है इस घन का, वही घन का भुजा 2 बार जुड़ जाता है, यानी 4 cm प्लस 4 cm जो बन जाता है 8 cm। यानी क्यूब का जो एज है यानी ए है वह इस घनाभ का यानी इस क्यूबॉइड का लेंथ बन जाता है। क्या बन जाता है, लेंथ। आइए हम सभी को पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन जो है इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे और हिंदी वाले जो है दिया गया है लिखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हिंदी मीडियम वाले दिया गया है लिखेंगे और इंग्लिश वाले गिवन लिखेंगे या गिवन डेट लिखेंगे। तो गिवन डेट में क्या है, आपको यहाँ दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है वो है 64 cm क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हिंदी होता है घन का आयतन। तो हिंदी मीडियम वाले का लिखेंगे घन का आयतन लिखकर बराबर देकर 64 cm क्यूब लिखेंगे आपको। जबकि घन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वह ए क्यूब होता है। यानी यहाँ हम ए क्यू लिख सकते हैं इसके सामने, क्योंकि ये भी घन का वॉल्यूम है, ये भी घन का वॉल्यूम है। तो हम ए क्यू लिख लिए हैं, यानी ए क्यू का मतलब हुआ भुजा
का होल क्यूब, यानी हम भुजा का पावर 3 लिखे हैं, यानी ए क्यूब का मतलब हमने भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, जो कि बराबर होगा 64 के, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, ये भी क्या है वॉल्यूम है, तो ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए क्यूब मैंने इसलिए यहाँ लिखा है। अब यहाँ देख सकते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, यानी भुजा क्यूब बराबर 64 लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ए क्यूब बराबर 64। आपको पता है कि इधर जब अगर पावर 3 हो दोनों साइड में, देख सकते हैं कि अगर पावर यहाँ 3 हो तो इस पावर को हम हटाते हैं, तो इस साइड अगर हम इसे भेजते हैं यानी इसका पावर हटाते हैं तो क्यूब रूट हो जाता है, यानी अगर पावर 2 होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, यहाँ पावर 2 होता तो यहाँ स्क्वायर रूट होता है, यहाँ क्यूब है यानी 3 है पावर, इसलिए यहाँ क्यूब रूट आएगा, तो इधर हम हटाएंगे तभी तो हमें भुजा प्राप्त होगा, यानी ए मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू मतलब भुजा, ए का मतलब हुआ भुजा इज इक्वल टू क्यूब रूट 64 हो जाएगा, यानी क्यूब रूट 64 हो जाएगा, कि पावर 3 है तो इधर क्यूब रूट होगा, पावर 2 होता है स्क्वायर रूट होता। आपको पता है कि क्यूब रूट में जो है कोई भी रूट के अंदर एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है, यानी हमें इसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि यह 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। आइए हम 64 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो ए बराबर यानी भुजा बराबर, मैंने पहले ही से यहाँ लिखा है 64 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 4 या 16 16 4 या 64, तो हम यहाँ 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, मैंने पहले से इसे लिख कर रखा था यही बताने के लिए, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। आपको पता है क्यूब रूट में 3 के बदले 1 बार आता है, यानी ए इज इक्वल टू यानी भुजा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ यूनिट सीएम में है तो इसलिए यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। तो ए यानी भुजा निकल चुका है, घन का भुजा यानी घन का जो एज है वो निकल चुका है, कितना सीएम, 4 सीएम। यहाँ आप इंप्लाइड रेट लगा लेंगे, मुझसे यहाँ छूट गया है तो आप लोग खुद से इंप्लाइड रेट यहाँ लगा लेंगे, तो ये आपको पता चल गया कि ए बराबर कितना हो गया, यानी भुजा बराबर 4 सीएम निकल गया, मतलब हमने घन का भुजा निकाल लिया जो कि है 4 सीएम, यानी घन का जो एज है ये, यानी ये भी 4 सीएम है, 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 सब साइड कितने सीएम के हो गए, 4 सीएम के हो गए, यानी घन के पूरे जो है एज यानी भुजा निकल चुका है, जो कि कितना सीएम है, 4 सीएम है। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम सभी ने पहले ही देखा है, दोनों घनों को जोड़ने के बाद परिणाम स्वरूप जो ठोस मिलता है वह मिलता है घनाभ, यानी इस घनाभ के लिए हमें अब लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना और हाइट, यानी ये दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद जो सॉलिड ऑब्जेक्ट मिला वह ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड का हमें लेंथ फिर ब्रेथ और हाइट तीनों को पता करना है, मतलब हमें जो परिणाम स्वरूप में दोनों घनों को जोड़ने के बाद जो घनाभ मिला उस घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकालना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता करना है। आइए हम इसके लिए लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर क्यूबॉइड यानी घनाभ के लिए लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई, यानी हमें घनाभ के लिए यानी फॉर क्यूबॉइड के लिए लेंथ निकालना है, फिर ब्रेथ निकालना और हाइट निकालना है, यानी घनाभ के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। ताकि हम इसके लिए हम देख लेते हैं, यानी घनाभ के लिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं, यानी क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट देख लेते हैं। लेंथ को स्मॉल एल से शो किया गया, ब्रेथ को बी से और एच से, हाइट यानी हाइट को स्मॉल एच से शो किया गया। आइए हम यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं लेंथ कैसे लिख लेगा। यानी आपको पता है कि दोनों क्यूब को हमने कॉमन फेसेज के द्वारा ऐड कर लिया है, यानी दोनों क्यूब को हमने जोड़ दिया है इस कॉमन फेसेज के द्वारा, तो इसका जो घन का जो एज है वह 2 बार ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ घन का जो एज है वह 2 बार जुड़ रहा है, तो यह एक घनाभ के लिए यानी क्यूबॉइड के लिए क्या बन जाता है, लेंथ। यानी अगर हम क्यूब का जो एक साइड है उसे हम 2 बार जोड़ दें, यानी 4 सीएम यहाँ और 4 सीएम यहाँ दोनों जोड़ दें, तो कितना सीएम हो जाता है, 8 सीएम, और ये 8 सीएम इस क्यूबॉइड का क्या बन जाता है, लेंथ बन जाता है। क्या बन जाता है, लेंथ बन जाता है। तो जब हम दो घनों को जोड़ते हैं तो जो परिणाम स्वरूप हमें घनाभ मिलता है उसकी जो लंबाई है वह इस घन के 2 भुजाओं को जोड़ने के बाद मिलता है। यहाँ एक भुजा है और एक यहाँ भुजा है, दोनों भुजा को अगर हम ऐड कर लें 4 सीएम प्लस 4 सीएम तो क्या मिल जाता है, 8 सीएम मिल जाता है, यानी 8 सीएम जो इस घनाभ के लिए क्या बन जाता है, लंबाई। इस तरह से घनाभ का जो लंबाई है वो क्या हो गया, 8 सीएम हो गया। ताकि हम यहाँ लिख लेते हैं, तो घनाभ का 4 सीएम प्लस 4 सीएम मिलकर कितना हो गया, 8 सीएम, यानी घनाभ के लिए जो लंबाई हो गया वह 4 सीएम प्लस 4 सीएम इक्वल टू 8 सीएम हो गया। यानी आपको घन का जो एक एज है वह 2 बार एज यहाँ ऐड हो जा रहा है, जो इसके लिए क्या बन जा रहा है, लेंथ बन जा रहा है। यानी घन का जो एज है दोनों एज, ये दोनों एज इस घनाभ के लिए लेंथ बन जा रहा है, यानी लंबाई बन जा रहा है। अब ब्रीथ आइए हम निकालते हैं, घनाभ के लिए ब्रीथ कैसे हम निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं दोनों घनों को जोड़ने पर इसके ब्रीथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसका ब्रीथ जैसा है वैसे ही रह जाता है। मतलब घन का जो भुजा है 4 सीएम वह इस घनाभ का चौड़ाई है यानी ब्रीथ है जो कि 4 सीएम ही रहा, यानी इसका ब्रीथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ब्रीथ जैसा का तैसा रहता है, यानी वो 4 सीएम ही रहता है। तो इस तरह से घनाभ की जो ब्रीथ हो गई वो कितनी हो गई, 4 सीएम। यानी आपको घनाभ की जो चौड़ाई है वह चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो घन का भुजा है वही घनाभ की क्या बन जाती है, चौड़ाई बन जाती है, यानी ब्रीथ बन जाती है। यानी दोनों क्यूब का जो एज है वह एज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और घन का जो एज है वही घनाभ का भी ब्रीथ है, मतलब ब्रीथ जैसा का तैसा ही रहता है, ब्रीथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनचेंज रहता है, ब्रीथ जैसा का तैसा रह जाता है। घन का जो एज है वही इस घनाभ का भी ब्रीथ है, तो ब्रीथ कितना सीएम हो गया, 4 सीएम। अब हाइट भी देखें तो इस दोनों घन को जोड़ने के बाद जो इसकी हाइट बनती है इस घनाभ की, वह हाइट पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद
जो घनाभ हमें मिला उसकी जो हाइट है वो 4 cm ही रहती है। मतलब क्यूब का जो एज था वही इस क्यूबॉइड का हाइट बन जाता है, यानी क्यूब का जो एज है वही क्यूबॉइड का हाइट है। मतलब हाइट पर भी दोनों क्यूब को जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी दोनों घन को जोड़ने के बाद घनाभ की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी घन की जो भुजा थी वही घनाभ की ऊंचाई बनी रहती है। मतलब ऊंचाई पे कोई प्रभाव घनाभ के नहीं पड़ता है, यानी घनाभ का जो ऊंचाई है जैसा का तैसा रहता है, यानी घनाभ की जो ऊंचाई है वह घन के भुजा के बराबर होती है। सो 4 cm होगा। तो इसकी ऊंचाई भी निकल चुकी है जो कि कितना cm है, 4 cm। तो आप देख सकते हैं घनाभ के लिए लंबाई हो गया 8 cm, घनाभ के लिए लंबाई हो गया 8 cm, चौड़ाई हो गया 4 cm और ऊंचाई हो गया 4 cm। यानी घनाभ के लिए लंबाई हो गया 8 cm, चौड़ाई हो गया 4 cm और ऊंचाई हो गया 4 cm। ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, यानी परिणाम स्वरूप जो हमें घनाभ मिला इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। आइए हम ये निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, यानी यहाँ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वही यहाँ सरफेस एरिया के रूप में लिखा जा रहा है। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ही यहाँ सरफेस एरिया है। तो आपको पता है मैंने कंसेप्ट में ही आपको फॉर्मूला बताया था क्यूबॉइड का, कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। मतलब 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ताकि हम इसके वैल्यू को रख लेते हैं जो हमें पता है। इस घनाभ के लिए लंबाई हो गया 8 cm, चौड़ाई हो गया 4 cm और ऊंचाई हो गया 4 cm। आइए इन सारे वैल्यू को इनके अंदर रख लेते हैं। एल की वैल्यू है यानी लंबाई की वैल्यू है 8 इंटू ब्रेथ कितना है यानी चौड़ाई कितना है, तो यहाँ 4 cm है तो यहाँ 4 cm लिख लेंगे, प्लस फिर ब्रेथ कितना है तो यहाँ 4 cm है तो 4 cm इंटू हाइट कितना है ऊंचाई कितना है 4 cm है तो 4 cm लिख लेंगे, प्लस लेंथ यानी लंबाई कितना है तो यहाँ है 8 cm तो 8 cm इंटू हाइट कितना है तो हाइट यहाँ पर 4 cm है तो यहाँ 4 cm लिख लेंगे। और चूंकि ये सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट वर्ग इकाई में होता है, यानी यूनिट स्क्वायर में होता है, तो हम लास्ट में यहाँ cm स्क्वायर लिख लेंगे, यानी जो वैल्यू आएगी वह cm स्क्वायर में ही आएगी। आप सभी को पहले से ही पता है सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण में कि पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व किया जाता है, मतलब कोष्ठ के अंदर की चीजों को सॉल्व किया जाता है। आइए हम पहले कोष्ठ के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जगह हो जाएगा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। और यहाँ लास्ट में आपको पता है चूंकि आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो cm स्क्वायर होगा, नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी cm स्क्वायर होगी। अगर मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। तो आइए हम ब्रैकेट के अंदर जो हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो मिला उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 इंटू यानी इसके बीच में भी क्या है मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख लेंगे। यदि हम सभी 32 को 16 को और 32 को अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 80 और यहाँ यूनिट होगा cm स्क्वायर। तो 2 इंटू अगर हम 2 को 80 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 80 से गुना करते हैं तो 116 cm स्क्वायर मिलता है, मतलब 160 cm स्क्वायर मिलता है जो इसका सरफेस एरिया होता है। तो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया जो कि है 160 cm स्क्वायर, मतलब हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल दिया जो कि है 160 cm स्क्वायर। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन 1 का हमने सोल्यूशन कर दिया जिसका अंतिम उत्तर है 160 cm स्क्वायर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 cm and total height of the vessel is 13 cm, then find the inner surface area of the vessel। यानी कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 cm दिया गया है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm है यानी 13 cm है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस बर्तन का अंदर से आपको सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस बर्तन के आंतरिक रूप से यानी अंदर से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यानी ये जो बर्तन है इसके अंदर अर्धगोला जो मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर ही एक खोखले बेलन को आधारोपित कर दिया गया है, यानी खोखला बेलन को क्या कर दिया गया है आधारोपित कर दिया गया है, लगा दिया गया है। यानी एक अर्धगोला के जस्ट ऊपर एक सिलेंडर को क्या कर दिया गया है बेलन को लगा दिया गया है। लगा देने के बाद इस अर्धगोले का कह रहा है इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है जो कि है 14 cm। आपको पता है डायमीटर जब आपको दिया होता है तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर में हम आधा कर देते हैं, मतलब अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालना हो तो व्यास का वो आधा होता है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 cm। तो आपको इस अर्धगोले का जो व्यास है डायमीटर है जो कि 14 cm है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 cm। तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस निकल जाएगा 7 cm, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो रेडियस कितना निकल गया 7 cm, यानी इस अर्धगोले का त्रिज्या निकल गया 7 cm, क्योंकि इसका व्यास पूरा दिया है 14 cm, यानी इस अर्धगोला का त्रिज्या निकल जाएगा जो कि है 7 cm, ये भी हो गया 7 cm। तो इस अर्धगोले का त्रिज्या निकल चुका है यानी r निकल चुका है 7 cm।
और यही आपका अर्धगोला का जो बेस है, यही बेस ऊपर भी है। यानी आपको हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर बेस है, मतलब वृत्ताकार जो आधार है, वही सिलेंडर के लिए भी वृत्ताकार आधार है। यानी इस दोनों का वृत्ताकार आधार है, इन दोनों का सर्कुलर बेस जो है सेम है। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वही इसका भी रेडियस होगा, इसका जो डायमीटर होगा वही इसका भी डायमीटर होगा। तो इसका डायमीटर 14 cm है, तो ये भी कितना cm होगा, 14 cm होगा। ये भी 14 cm है, तो ये भी कितना होगा, 14। तो ये आधा करने पर 7 रेडियस आया इसका, यानी अर्धगोला का रेडियस 7 cm आया। तो सिलेंडर के लिए भी रेडियस कितना आ जाएगा, 7 cm। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है 14 cm, तो इसका रेडियस निकल चुका है 7 cm, यानी त्रिज्या निकल चुका है 7 cm। उसके साथ साथ टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल का टोटल हाइट दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हाइट दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट आपको दिया हुआ है इस बर्तन का, जो कि है 13 cm। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है इसकी कितनी है, 30 cm है। यानी इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13 cm। अब इस आधार पे आपको फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इस सारे इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, यानी अंदर से जो सरफेस एरिया है उसे निकालना है। यानी इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस बर्तन के अंदर से सरफेस एरिया हमें निकालना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और जो जो चीज हमें पता है उसे हम लिख लेते हैं। आकृति से ही देख सकते हैं कि अर्धगोलाकार भाग का जो त्रिज्या है वह बेलनाकार भाग के त्रिज्या के बराबर है। मतलब अर्धगोला का जो त्रिज्या है वही बेलन का भी त्रिज्या है, यही हमने लिखा है। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, जो कि कितना cm होगा, 7 cm। यानी अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है, जो कि कितना है, 7 cm। फिर मैंने लिखा है हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट मीन्स स्मॉल h इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी स्मॉल r। यानी हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो हाइट है यानी स्मॉल h है वह हेमिस्फेरिकल पार्ट के रेडियस यानी स्मॉल r के बराबर होगा। मतलब h बराबर r होगा, यानी इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वही इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का हाइट है। मतलब स्मॉल r बराबर है स्मॉल h के। मतलब हेमिस्फेयर का जो हाइट है वही इसका रेडियस भी है। मतलब हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वह इसका हाइट है। मतलब हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वह और हाइट जो है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये अर्धगोलाकार जो भाग की जो त्रिज्या है वो अर्धगोलाकार भाग के ऊंचाई के बराबर है। मतलब अर्धगोलाकार जो ऊंचाई है वह इसके त्रिज्या के बराबर है, जो कि है 7 cm। इसका मतलब हेमिस्फेयर का ऊंचाई निकल चुका है, जो कि है 7 cm, और इसका रेडियस तो ऑलरेडी पता ही है 7 cm है। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी अंदर से हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि सिलेंडर को अगर हम शामिल करेंगे तो अंदर का अगर हमें शामिल करना है आंतरिक सतह को, यानी इनर सरफेस को शामिल करना है, तो सिलेंडर के ऊपरी जो सर्कुलर बेस है इसे भी हमें शामिल नहीं करना है, और जो बॉटम वाला जो सर्कुलर बेस है उसे भी शामिल नहीं करना है। क्योंकि ये जो सर्कुलर बेस है यह एक बार इस हेमिस्फीयर का भी सर्कुलर बेस है और एक बार सिलेंडर का भी क्या है, सर्कुलर बेस है। तो इस सर्कुलर बेस को हमें शामिल नहीं करना है। यानी यह हमें आपको बताए थे ना पहले ही कि जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो दोनों में अवेलेबल होगा उस सतह को हम शामिल नहीं करते हैं। मतलब जो दोनों में कॉमन है, हेमिस्फीयर में भी ये सर्कुलर बेस आ रहा है और सिलेंडर में भी ये सर्कुलर बेस आ रहा है, तो ये दोनों में हमें शामिल नहीं करना है जब हमें सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस बर्तन का हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें ये सर्कुलर बेस को हमें शामिल नहीं करना है, और यहाँ ऊपर के भी सर्कुलर बेस को शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमें अंदरूनी सतह का ही सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें हेमिस्फीयर का भी सर्कुलर बेस है और सिलेंडर का भी सर्कुलर बेस है, दोनों को शामिल नहीं करना है। मतलब इस सर्कुलर एरिया को हमें शामिल नहीं करना है। तो इसका मतलब जब हम दोनों को शामिल नहीं करेंगे तो सिलेंडर का केवल क्या बच जाएगा, CSA। मतलब अगर हम दोनों सर्कुलर बेस को शामिल नहीं करते हैं तो सिलेंडर का क्या निकल जाएगा, सिर्फ CSA होगा। यानी CSA जब हम लिखते हैं सिलेंडर का तभी ये ऊपर वाला भी नहीं आता है और नीचे वाला भी नहीं आता है। जब सिलेंडर का हम CSA निकालते हैं तो ऊपर वाला सर्कुलर बेस भी और नीचे वाला भी सर्कुलर बेस शामिल नहीं होता है। इस बर्तन का हमें सरफेस एरिया निकालना है तो इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी हमें CSA निकालना होगा और सिलेंडर का भी CSA निकालना होगा। मतलब इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस है इसे भी हमें शामिल नहीं करना है, तो ही हम CSA ऑफ द हेमिस्फीयर निकालते हैं। उसी तरह से जब सिलेंडर का CSA हम निकालेंगे तो सिलेंडर के ऊपर वाला भी सर्कुलर बेस शामिल नहीं होगा और नीचे वाला भी सर्कुलर बेस शामिल नहीं होगा, तो ही हम सिलेंडर का क्या निकाल सकते हैं, CSA निकाल सकते हैं। अब आइए हम इसे हिंदी में आपको मैं समझाता हूँ। यानी अर्धगोलाकार भाग का जो ऊपरी वृत्ताकार आधार है उसके क्षेत्रफल को हमें शामिल नहीं करना है, तो क्या निकल जाएगा, अर्धगोलाकार भाग का CSA निकलेगा। उसी तरह से बेलनाकार भाग का CSA हमें निकालना है, तो इस बेलनाकार भाग के ऊपरी जो वृत्ताकार आधार है उसके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करना है, और फिर निचली जो वृत्ताकार आधार है उसके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करना है, तो ही हम बेलनाकार भाग का CSA निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें इस बर्तन का अगर हमें सरफेस एरिया यानी आंतरिक सरफेस एरिया निकालना है तो बेलनाकार भाग का CSA प्लस अर्धगोलाकार भाग का CSA हम निकालकर दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, इस बर्तन की टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। यही हमने यहाँ लिखा है कि ना सरफेस एरिया ऑफ द वेसल यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा CSA ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। अगर हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलनाकार भाग का CSA मतलब बेलनाकार भाग का CSA प्लस अर्धगोलाकार भाग का CSA मतलब अर्धगोलाकार भाग का CSA, यानी दोनों के CSA को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा,
बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकल जाएगा। यानी हम सिलेंड्रिकल पार्ट का सीएसए और हेमिस्फेरिकल पार्ट का सीएसए दोनों के सीएसए को हम ऐड कर दें तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकल जाएगा। इस सिलेंड्रिकल पार्ट के हाइट को मैं भूल गया था निकालना, तो आइए मैं सिलेंड्रिकल पार्ट के हाइट को निकाल लेता हूं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हाइट निकालना था, जो कि मैंने नहीं निकाला है। जब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा तो पता चला यहाँ हाइट जो है सिलेंडर का भी निकालना है, तो सिलेंडर का हाइट हमने नहीं निकाला है। पूरे बर्तन का ये हाइट दिया है 13 cm, सिलेंडर का हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा, जबकि पूरे बर्तन का हाइट यहाँ से यहाँ तक 13 cm है। आइए हम सिलेंडर का हाइट को निकाल लेते हैं कैसे। तो मैंने लिखा है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें निकालना है, यानी बेलन का हमें ऊंचाई निकालना है। मतलब यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक हमें हाइट निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। आपको पता है पूरा विजल का हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसमें से अगर हम इस जो अर्धगोला है उसके अगर हाइट को हम हटा लें तो हमें बेलन का हाइट मिल जाएगा। यानी हम सभी इस विजल का जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट में से इस हेमिस्फीयर का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसे अगर हम हटा लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक के हाइट को हम पूरे हाइट में से हटा लेते हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का सिलेंड्रिकल हाइट मिल जाता है। यानी बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई में से इस अर्धगोलाकार भाग की जो ऊंचाई है उसे हम हटा लेंगे तो इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल जाएगी। यही लिखा है मैंने कि 13 cm पूरा यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है जो मैंने यहाँ लिखा है, माइनस ये जो अर्धगोलाकार भाग है उसकी ऊंचाई 7 cm है। यानी हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो हाइट है वो 7 cm से मैंने यहाँ से निकाल लिया है, तो ये जो बच गया जो कि होगा 6 cm। तो 13 cm माइनस 7 cm इक्वल टू 6 cm। तो सिलेंडर का हाइट यहाँ से यहाँ तक जो निकल चुका है जो कि है 6 cm। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे इसी सिलेंड्रिकल पार्ट के हाइट को पुट करना है। आइए हम इसे पुट कर लेते हैं। तो मैं ये निकालना भूल गया था जो मैंने आपको निकाल के बताया, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में या कहीं भी अगर आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, तब ये निकालेंगे। मैं भूल गया था इसलिए मैंने बाद में इसे निकाला है, लेकिन आपको पहले इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है। इसमें जो इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वाला अपना सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाला अपना हिंदी लिखेंगे सिर्फ। इसे यहाँ मैंने लिखा है हिंदी मीडियम वाला को अगर हिंदी में लिखना है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर 7 cm, यानी स्मॉल आर बराबर 7 cm। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 7 cm। इसी तरह हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू 7 cm। यानी अगर हिंदी मीडियम वाले को लिखना हो तो अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई बराबर होगी अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर 7 cm। तो आप हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। आइए हम सभी इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ आपको वैल्यू पुट कर दिया है, 2 यहाँ लिख दिया है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है वह हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है, इसलिए 7 cm होगा। और हाइट अभी हमने निकाला था 6 cm, यहाँ रख दिया है, प्लस मैंने यहाँ है तो प्लस लिख दिया है 2 इंटू फिर पाई की वैल्यू 22/7 और फिर इसका भी रेडियस क्या होगा 7, यानी 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, इसलिए मैंने 7 स्क्वायर यानी रेडियस जो है 7 का स्क्वायर है, यानी 2 बार है, पावर 2 है, यानी रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई है, मतलब आर की वैल्यू 2 बार रखना है, यानी 7 इंटू 7, इसलिए मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया है। अब आइए इसे हम कटा लेते हैं। 7 7 यहाँ का हो गया, कट गया, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, यहाँ भी कट गया, 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अब बचा उसको हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 20 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा 44 इंटू 6 प्लस फिर 2 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 44 इंटू 7। अब यहाँ हम देखें तो 44 दोनों में अवेलेबल है, जो दोनों में अवेलेबल होता है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन करके हम बनाएंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा, उसमें हमें ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यानी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, आपको ज़्यादा बड़ा नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो 44 का अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ 6 बचेगा, क्योंकि 44 यहाँ 44 से कट गया, प्लस यहाँ भी 44 से कट गया, तो क्या बचेगा 7। तो आपको यहाँ हो गया 6 + 7, यानी 44 इंटू 6 को 7 में हम ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। तो 44 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 572 cm स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, यानी यूनिट स्क्वायर में होता है, यानी स्क्वायर मीटर में होता है, इसलिए इसकी यूनिट जो है cm में दी हुई है, इसलिए हम यहाँ cm स्क्वायर लिखेंगे। तो 44 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 572 cm स्क्वायर। सो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकल चुका है जो कि है 572 cm स्क्वायर, यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है जो कि है 572 cm स्क्वायर। यानी हम सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर लिया है जो कि है 572 cm स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर होगा 572 cm स्क्वायर। मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी। That is all for today. In the next video, we are going to solve the remaining question of this exercise. आज के लिए बस इतना ही, हम सभी अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Thanks for watching today's lesson on spreading knowledge with SK. Don't forget to like, share and subscribe to spreading knowledge with SK for such interesting videos. Until then, stay curious, stay safe and keep exploring.